हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी क्लासेस। सो गाइज, आज की इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का फॉर्म आया है, इसको कैसे फिल किया जाए और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसके पास भी ये नोटिफिकेशन नहीं है वो ज्ञानस्थली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर मैं ये नोटिफिकेशन, ये पूरा पीडीएफ आपको डिटेल में सेंड कर दूंगी। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है। पहली बात है कि एडमिशन जो है यहाँ पे अलग अलग मोड से हो रहा है। अलग अलग मोड का मतलब क्या है? एक तो आपने जो एनटीए वाला एग्जाम दिया है उसके बिहाफ पे डायरेक्ट हो रहा है, या फिर सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पे है, या फिर सिर्फ जेआरएफ के लिए है। किस तरह से, यानी किस मोड से एडमिशन है, तो पेज नंबर 7 पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी बात है कि डिसिप्लिन नेवलो अंडर, तो ये जो एडमिशन कैसे होगा, क्या सब्जेक्ट है, क्या कोर्स कोड है, ये सारी चीजें लिस्ट जो दी है 7 से 20 पेज पे दी हुई है। इसके अलावा मेन डिसिप्लिन क्या है, उसके एलाइड डिसिप्लिन क्या है। इसका मतलब क्या है कि जैसे साइंस है तो साइंस मेन हो गया, साइंस के अंदर क्या क्या है। इस तरीके से यहाँ पे मेन और एलाइड दो तरीके से दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और परसेंटेज के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन किसके लिए, कितना रिजर्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद जनरल रूल्स हैं। इसके बाद दिया है डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, कि एनटीए से अगर आपने पीएचडी एंट्रेंस दिया है या बीएचयू का एग्जाम दिया है या आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं, तो जी पे हमें बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद एच पे दिया है यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है पीएचडी का, कि मतलब कोर्स वर्क कैसे होगा, कैसे क्या होगा। और जैसे है कि कैसे अप्लाई करते हैं, पेमेंट कैसे करना है, सबमिशन कैसे करना है, और इनके पास क्या रीजन है जिससे ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं 36 नंबर पे। यहाँ पर एल में दिया हुआ है बाकी सारे प्रोसेस। तो इस तरीके से एनटीए के और अपेंडिक्स की जो लिस्ट है कि एनटीए के जो कोर्स हैं वो 40 से 44 पेजेस पे दिए हुए हैं। इन कोर्स में सारी चीजों को बताया गया है कि आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इसका कोड क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कोड। तो यहाँ पर ये है आपके सब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये 4 पेजेस पे दिए हुए हैं। एक साइड दिया है हमारा सब्जेक्ट और दूसरी साइड दिया हुआ है उसका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम। तो देखिए लिस्ट है यहाँ पर कि एनटीए में ये है हमारा दर्शन, ये है इसका सब्जेक्ट कोड, ये है इंग्लिश, ये है इसका बीएचयू का पेपर कोड। तो हमें ये देखना है कि क्या मांगा गया है। तो एनटीए टेस्ट पेपर का कोड ये है और बीएचयू टेस्ट पेपर के लिए इसी सब्जेक्ट का कोड ये होगा। तो ये कोड्स की आपको फॉर्म भरते हुए जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सारे नोटिफिकेशन को डिटेल में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का जो डिटेल है, यानी कि 3 से लेके 6 पेज तक हमें कोई जरूरत नहीं है देखने की। हम सीधा सीधा मूव करते हैं यहाँ से पेज नंबर 7 में। ये मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, स्पेशली बीएचयू का जो ये फॉर्म आया है पीएचडी का, इसको लेके, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। पर वो कंफ्यूजन आज के बाद आपको नहीं रहने वाले हैं, आई प्रॉमिस। सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट इंश्योर कि हम इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को जरूर पूरा कर रहे हों। पहली बात ये कि एडमिशन अगर आप चाहते हैं पीएचडी में तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं आरईटी रेट, और ये कैसा है, एग्जम्प्टेड है। इन द रेट एग्जम्प्टेड मोड दोज कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई हु हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ कंडक्टेड बाय यूजीसी, या जिसके भी थ्रू आपने सीएसआई, साइंस है तो सीएसआईआर के थ्रू या यूजीसी का किया है, तो उसमें आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को आपको इसका टेस्ट से एग्जम्प्टेड किया जाता है। बात नंबर 2 यहाँ पे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इन द रेट मोड those candidate will be considered eligible for PhD admission who have qualified in the research entrance test, जो बीएचयू ने कंडक्ट किया था या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट किया था। कुछ लोगों ने पीएचडी का, बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू वाला जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया था वो आपने क्वालिफाई किया है, या फिर बीएचयू ने भी अपना पर्सनल टेस्ट लिया, आपने वो क्वालिफाई किया। इन दोनों में से अगर कोई भी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्वालिफाई होने का क्राइटेरिया क्या है, तो बीएचयू का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, अलग अलग जो अभी हमने टेबल देखी थी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, या फिर एनटीए का था, उसमें यहाँ पर हम दोनों को लेके चलेंगे। अब इन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है इसके लिए, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले इन्होंने दे दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम, इसका कोर्स का कोड, इससे रिलेटेड डिसिप्लिनरी जिन्होंने पीजी किया हुआ है। जैसे अब मान लो कोई बच्चा जो है वो आपका
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है, लेकिन उसका जो पीजी है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में किया है तो भी जा सकता है, डेयरी इकोनॉमिक्स में किया है तो भी जा सकता है, फिशरीज भी किया है तो भी जा सकता है। यानी कि आपका मास्टर अगर इन तीनों में से किसी में भी है तो आप कोर्स कोड आपका होगा 740, और इसके लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 14, और इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है, चाहे बीएचयू दिया हो चाहे आपने आरईटी दिया हो, दोनों ही आपके लिए यहाँ पे, इसके लिए कोई भी एलाइड डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर ये एलाइड डिसिप्लिन है। मान लीजिए अगर इसमें कोई सीट नहीं होती, इसमें भी सीट होती तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। इस तरीके से हम देख लीजिएगा, बाकी सभी हैं। ये तो साइंस के सब्जेक्ट हैं और हम सीधा चलते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ। अब जैसे बंगाली में बात करें तो बंगाली 4 सीट हैं यहाँ पे, और हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पाली, संस्कृत, ठीक है, ये इसके अलाइड सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश की बात करें तो वुमेन स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, काफी सारे हैं यहाँ पे। फ्रेंच की बात करें, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की बात करें, और ये सारी लैंग्वेज हो गई गाइस। मैथमेटिक्स हो गया, मराठी हो गया, मेन है हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। यस, फिलोसफी में जो है यहाँ पर 2 ही सीट्स हैं इसमें, और हिंदी जर्नलिज्म में आपकी 2 ही सीट हैं, पेंटिंग में 3 सीट्स हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट, तो एजुकेशन में देखिए 790, इसका कोड कितना है 719, और एजुकेशन सब्जेक्ट की सीट कितनी है 49 सीट्स हैं। तो चलिए 1% मान लेते हैं कि 50 सीट है। अगर 50 सीट्स हैं तो ये कितने 8 टाइम या 10 टाइम ज्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाएंगे। तो एक सीट पे मान लीजिए 10 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अगर आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया होगा, या 8 जो भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया होगा, अभी देखते हैं। तो एजुकेशन में सीट्स बहुत अच्छी हैं। एजुकेशन के बच्चों को बीएचयू का फॉर्म एकदम भर देना चाहिए, क्योंकि 49 सीट्स मायने रखती हैं, ठीक है। अब इसके जो एलाइड सब्जेक्ट हैं वो इंडियन फिलोसफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, ये सारे इसके क्या है आपके एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स में आपकी 5 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में भी 20 सीट्स हैं, और कॉमर्स में तो बहुत ही अच्छी सीट है, 57 सीट्स हैं। अगर मान लीजिए आपको मैनेजमेंट में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, तो भी आप यहाँ से इन दोनों में भी जा सकते हैं। और एजुकेशन वाले में एक चीज मैं देखना भूल गई, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। यस, मास्टर हमारा यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन में ही चलेगा, किसी और सब्जेक्ट का मास्टर यहाँ पे नहीं चलेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्टडी, तो मैनेजमेंट स्टडी में अगर कोई बच्चा जाता है जिसमें 38 सीट्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सीट्स हैं, तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट का बच्चा जा सकता है, मैनेजमेंट स्टडी का जा सकता है, मैनेजमेंट साइंस का जा सकता है, एमबीए का जा सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जा सकता है। यानी कि इसका जो स्कोप है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। इस तरीके से ये सारी हो गई गाइस सीट्स। जिन सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सीट्स हैं उन बच्चों को तो एकदम से इसका फॉर्म फिल करना चाहिए, जिनका 1-2 है उनको एकदम नहीं करना चाहिए। केमिस्ट्री 145 सीट्स, काफी सीट्स हैं। जियोलॉजी में 34 सीट्स हैं, फिजिक्स में 40 सीट्स हैं, जियोलॉजी में आपकी 20 सीट्स हैं, बॉटनी में 15 सीट्स हैं, कम है बाकी सब्जेक्ट्स को देखते हुए, और स्टैटिक्स में 23rd सीट है, मैथमेटिक्स में 12 है, आपकी जियोग्राफी में 27 है, साइकोलॉजी में 20 है। इस तरीके से ये हो गया गाइस सीट का डिटेल। तो बाकी सब्जेक्ट का आप देख लेंगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने वैसे इसको भेजा था, मैं फिर से भेज दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। मैं आपको दिखा देती हूँ, विनय सर का है, ये रहा ज्ञानश्री क्लासेस। तो आप ये ज्ञानश्री क्लासेस को अगर ज्वाइन करते हैं, ज्ञानश्री बाई अलका पांडे, तो आपको यहाँ पे मैं ये सारी जो भी इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं मैं भेजती रहती हूँ, ठीक है गाइस। ओके, अब देखते हैं हम सीट्स की बात। तो आप लोग प्लीज ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी सीट है। आई सजेस्ट कि 1-2 सीट पे हो तो कोई जरूरत नहीं अप्लाई करने की, मतलब कम से कम 5 से 10 सीट्स रहें तभी अप्लाई करिएगा। द सीट डिक्लेयर आर इंक्लूसिव ऑफ बोथ मोड, ये दोनों मोड के लिए हैं, ठीक है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सही कोड ही फिल करें। नोट, 50% of the seat declare shall be filled through BHU RET exempted mode and remaining 50% through NTA PhD entrance test, ठीक है। मान लीजिए हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में 50 सीट है, तो 50% डायरेक्ट नेट जेआरएफ बच्चों को मिलेंगी, और 50% जो सीट है वो जो टेस्ट दे के आए हैं उनको मिलेंगी। यानी कि सीट्स को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
बाकी सभी के लिए जो भी रिजर्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज में वो अलग अलग, तो रेशियो जो सीट्स का बटेगा वो इक्वल है, 50-50 रेशियो बटेगा। अब जैसे किसी सब्जेक्ट में 3 सीट है तो ये कैसे बांटेंगे, लेट्स सी, देखा जाएगा वो। ठीक है, मेन डिसिप्लिन और एलाइड डिसिप्लिन का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, हो सकता है आपके मन में आएगा। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर डिसिप्लिन रिसर्च, अ कैंडिडेट हैज एन ऑप्शन टू बी एडमिटेड टू एलाइड डिसिप्लिन बाई अपीयरिंग इन द, दोनों में, चाहे बीएचयू हो चाहे आपका एनटीए वाला हो, आपके पास चॉइस रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने एजुकेशन में एडमिशन लिया तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप साइकोलॉजी में चले जाएं, आप पॉलिसीज में चले जाएं, जो भी आप, तो एलाइड सब्जेक्ट का क्या है वो आप चूज कर सकते हैं। मेन डिसिप्लिन के अलावा भी अगर आपके मन में है कि आप एलाइड में करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। अ कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर एडमिशन ही अपीयर इन द, आप अपीयर होने चाहिए और उस सब्जेक्ट से, बहुत ध्यान रखिएगा, आपका जो पोस्ट पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले लोगों के लिए ये नहीं है। इन केस नेट इज कंडक्टेड इन कैंडिडेट पीजी डिसिप्लिन नॉर इन द सेम देयर, तो वो बीएचयू की जो लिस्ट में सब्जेक्ट होगा उससे कर सकते हैं। इसके अलावा मेन डिसिप्लिन मैक्सिमम नंबर एडमिशन दैट कैन बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर एलाइड डिसिप्लिन शैल बी 20% ऑफ द वैकेंसीज। चलिए ये भी काम करनी है। Candidates seeking admission to the PhD program are required to give their preference of main discipline, allied discipline to maximum of 4 choice। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्म को भरें तो आप मेन को ज्यादा ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि मेन डिसिप्लिन को जरूर भरें, क्योंकि ये प्रेफरेंस जो देंगे वो मेन डिसिप्लिन को ही देंगे। अब हम देखते हैं, फॉर एडमिशन पीएचडी कैंडिडेट मस्ट हैव अ पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन securing the minimum percentage of marks on the date of filling the online application of BHU, या जो भी इन्होंने दिया है। अब ये रहा इनका सब्जेक्ट कोड, हर चीज का इन्होंने सब्जेक्ट कोड दे दिया है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको हो सकता है सब्जेक्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है ये समझने की कोशिश करिए। qualifying examination mark at least 55% in aggregate or equivalent grade point average in the qualifying examination। ठीक है, तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए, तभी हम इस टेस्ट के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब वेटरनरी और एनिमल साइंस, इसमें एमएससी होना चाहिए या जो भी डिग्री है उसके अलाइड सब्जेक्ट में, तो आप भर सकते हैं। और क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 55% होने चाहिए। फैकल्टी, अब ये एक चीज ध्यान देखिएगा कि ये जो है, ये जैसे ये साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो आपके मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 55%, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। एनिमल और इन सब में भी आपके 55% होने चाहिए, जो एलिमेंट हस्बेंड्री वगैरह या वेटरनरी साइंस वगैरह है उसमें भी आपके 55। अब हम देखते हैं आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट हैं। मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री एनी वन ऑफ द एलाइड सब्जेक्ट, तो आपकी जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए फॉर पीएचडी एडमिशन। तो हमारी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके इन्होंने यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का मार्क नहीं बताया। क्लियर देखिए, इन्होंने मार्क्स को नहीं लिखा है आर्ट्स और साइंस के लिए, लेकिन दूसरे नंबर पे लिख दिया, सॉरी लिख दिया नीचे इन्होंने, क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए, ग्रेड पॉइंट एवरेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो जो भी आपकी मास्टर डिग्री है उस मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, पहली बात। अब हमें ये भी देखेंगे कि एंट्रेंस टेस्ट में हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 400 का एंट्रेंस टेस्ट था, तो 400 में से कितने इन्होंने मांगे हैं या नहीं मांगे हैं देखते हैं। इसके बाद आर्ट्स में भी सेम, फिर तो आप मान के चलिए सभी में इन्होंने कुल मिला के, अगर हम इसे एक शब्द में कहें कि तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर में। नेट के लिए 50% में भी हो जाता है अदर कैटेगरीज में, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में 60% मांगे गए हैं। ध्यान देंगे, मैनेजमेंट के जो भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए 60%, लॉ के लिए 55% है। एजुकेशन पे आते हैं तो एमएड हो या आपका एमए हो या एमएड स्पेशल हो, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेडिकल साइंस में भी आपके यहाँ पे 55% होने चाहिए। मेडिकल में आयुर्वेदा में 55% है, डेंटल में 55% है, विजुअल आर्ट्स में 55% है, इन्वायरमेंटल साइंस में 55% है। तो ये सारे मास्टर के जो मार्क्स हैं वो आपके 55% होने चाहिए। और अगर आपका ग्रेड पॉइंट पे है तो एवरेज मार्क्स का जो भी होगा उसमें
जैसे 5, जैसे 10 है तो 5 को एवरेज माने तो 5 से ऊपर होने चाहिए, बस इन्होंने टोटल यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, तो आप उसे कन्वर्ट भी कर लेंगे। Applied must satisfy himself about filling the minimum eligibility requirement। ठीक है, तो आप अपने आप को पहले खुद ही समझा लो कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा SC ST PWD OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए जो 5% का रिलैक्सेशन होता है वो भी माना जाएगा। तो शीट्स का अगर देखें कि रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है तो वो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पे 27% सीट्स रिजर्व रहेंगी, डिसेबल के लिए 5% है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग OBC के लिए 2.5%, SC ST के लिए 5%, PWD के लिए 5% जो है वो रिलैक्सेशन है। अगर जैसे हमने कहा कि आपका 55% है तो 55 की जगह आपका उसमें 2.5 कम कर दी थी। SC ST के लिए मतलब 50% है, PWD के लिए भी 50% क्वालिफाइंग मार्क्स चल जाएंगे। जनरल नियम कुछ दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये इस फॉर्म को भरने के लिए पता होने चाहिए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड फेक अगर आपने कुछ लगाया होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, किसी भी एज पे किसी भी स्टेज पे पता चलेगा। कैंडिडेट अलाउड टू अपीयर इन द NTA BHU प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फाइनल वेरिफिकेशन मार्क्स सीट, जो बाद में आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा तब देखा होगा। डिस्टेंस एजुकेशन जो इग्नू है वो भी आपका उसका मार्कशीट भी यहाँ पे चलेगा, बाकी बातें हमारे काम की नहीं है। Candidate appearing at the NTA PhD entrance test shall be subject to rule regulation ordinance related to the university examination as per university rules। तो अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो जो फाइनल जो कोर्ट है वो दिया। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन्स की। डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा अ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट एंड नेट JRF अगर किसी का है तो उसको यहाँ पर चाहे आपका बिना फेलोशिप का हो या फेलोशिप के साथ हो, आपको फिर भी यहाँ पे चाहे UGC CSI JRF हो आपका तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। सो गाइज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है जिनका अभी सिर्फ नेट JRF हो गया है, वो लोग भी इसको फॉर्म को जरूर फिल कर दे क्योंकि इसमें सीट्स भी टोटल क्या है रिजर्व है। PhD एंट्र एडमिशन जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे मेरिट बेस्ट पे होगा और यहाँ पर स्कोर ऑफ 100 दैट विल कम फ्रॉम 3 कंपोनेंट एज नोटेड बिलो। अभी देखिए इसमें क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना आपका, जो अभी तक का BA BSc जो भी आपने किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। अब किसी का फर्स्ट डिवीजन है तो उसको ज्यादा मिलेंगे, किसी का सेकेंड है तो उसको कम मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस का टेबल नीचे दिया, अभी उसे हम डिस्कस करेंगे कि 25 मार्क्स किस आधार पे दे रहे हैं। इसके अलावा जो रिटन टेस्ट है उस रिटन टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो क्या है, और इंटरव्यू के यहाँ पे 25% में तो टोटल 100 जो मार्क्स होंगे वो बनेंगे यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के लिए बनेंगे। अब देखिए इन्होंने क्लियर लिखा है क्लास 10th में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 5 मार्क्स देंगे, अदरवाइज 3 देंगे, अदरवाइज 1 देंगे। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फेलोशिप अगर आपको JRF मिलेगी तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आपको सिर्फ 2.5 मार्क्स ही मिलेंगे। These score are applicable only for RET exempted category candidate and both score are mutually exclusive। Candidate will get score of anyone which is higher। तो इसमें से आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे जो भी हायर होगा वो मार्क्स मिल जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन एज पर द सेक्शन 1 3 मोड ऑफ गेटिंग PhD एडमिशन BHU। तो यहाँ पर 3 मोड हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए ब्रीफ में। पहला मोड है BHU रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, जिसमें नेम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, BHU का रिसर्च टेस्ट होगा, और इसमें BHU रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में दोज एग्जेम्प्टेड अपीयर इन रेट अंडर क्लॉजेस G फॉर दिस बुलेटिन एंड ब्रीफ। इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। BHU exempted category there will be a university level descriptive examination of 50 marks। इसमें 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, रिसर्च एबिलिटी टेस्ट बोलेंगे जिसमें,
और इसमें टॉपिक दिए जाएंगे, आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको लिखने होंगे। और जो भी आपका 5 डोमेन्स होंगे, इंट्रोडक्शन एंड, यानी कि आपको यहाँ पर रिसर्च जो प्रपोजल है वो बना के नहीं ले जाना है। ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये क्या करना है, हमें वहीं जाकर लिखना होगा। इसके आधार पे हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 50% जो मार्क्स, जो 50 मार्क्स हैं डिस्ट्रिब्यूटेड 5 डोमेन, तो ये 50 मार्क्स अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड किए गए हैं और ये वहां आप इन टॉपिक के ऊपर वहां पे लिखेंगे जाके, तब जाकर आपका होगा। दूसरी कैटेगरी है रेट, जिसको 2 तरीके से लिया है इन्होंने, एंटी रेट और बीएचयू रेट। तो एप्लीकेशन हुआ है जिन्होंने पीएचडी का दे दिया है उनको यहाँ पर जो टेस्ट है वो नहीं देना होगा, यानी कि आपका शायद सिर्फ ये लोग फिर इंटरव्यू ही कंडक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए जो लोग बीएचयू का अब रेट देंगे तो यहाँ पे 100 एमसीक्यूज आएंगे। वो कैसे होंगे, विल बी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग होगी। 50% जो क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च मैथोडोलॉजी के होंगे। इन्होंने पूरा यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डिजाइन, क्वालिटेटिव में सैम्पलिंग क्या होती है, इन सब पे क्वेश्चन आएंगे। और जो बीएचयू का जो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होगा वो टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर में ही ये एग्जाम हो जाएगा। बोथ द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द पेन पेपर मोड, तो पेन पेपर पे ही होगा, कोई सीबीटी मोड पे एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बीएचयू का जो रेट टेस्ट होगा जिसमें क्या होगा कि सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये जो सेंटर्स होंगे बनारस में होंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पे भी इसके टेस्ट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि अदर जगह के लोग भी इसमें शामिल हो सकें। The research ability test for RET exempted candidate will be held only at the बनारस। ठीक है, तो जो सिर्फ बीएचयू का हो रहा है रेट वो सिर्फ यहीं पे होगा। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं हम इंटरव्यू की। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो आपका 25 मार्क्स का होगा और बेस्ड ऑन द एनटीए's रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट स्कोर एंड 10 कैंडिडेट पर्टिकुलर कैटेगरी जनरल ओबीसीज, और इस तरीके से ये फाइनल जो मेरिट है वो आपकी रैंक या मेरिट जो भी बनेगी वो बनाई जाएगी। तो एक तो वो लोग हैं इसमें जो डायरेक्ट दे रहे हैं, एक लोग वो हैं जो पहले बीएचयू का दे चुके हैं और एक लोग हैं जो अब देंगे। तो यहाँ पे अलग अलग 3-4 कैटेगरीज बन रही है। मेरिट लिस्ट जो होगी, फाइनल सिलेक्शन 100 मार्क्स की होगी, वो आपकी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। एनटीए जो का जो टेस्ट हुआ है जो 400 मार्क्स का, वो फाइनल मेरिट में कैसे जुड़ेगा उसको आप देख लीजिएगा। तो मार्क्स ऑब्टेन इन एनटीए रेट अपॉन 8 कर दीजिए आप। ठीक है, तो बीएचयू टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, और इन्होंने इंटरव्यू के 25 मार्क्स और टोटल 100। तो इन्होंने पूरी ये टेबल दी हुई है कि किस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो आएंगे, जुड़ेंगे और किस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से इन्होंने सब कुछ पहले ही आपका एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे किसी बच्चे का यहाँ पर जो 25 है ये 20 बन रहा है, तो एक्स आपका कितना है 20, और इंटरव्यू में उसको मार्क्स मिले 20, तो 20 हो गया हमारा 40, और बचा हमारा बाई। तो बाई कैटेगरी में मान लीजिए आपने यहाँ पे एनटीए का टेस्ट दिया था और 400 में से आपके मार्क्स आते हैं 200, तो 200 अपॉन 8 कर दीजिए, या 200 में से मान लीजिए आपके मार्क्स आते हैं 160, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन को, तो 160 आते हैं, तो 8 से हम क्या करेंगे, 160 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 2 जा 16, तो हो गया हमारा 20, तो बाई हमारा हो गया 20, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 20, तो हमारे मार्क्स कितने बने यहाँ पे 60। तो इस 60 मार्क्स यानी 100 में से हमारे मार्क्स कितने बन गए 60। तो इस तरीके से गाइस आप इसको दे सकते हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आपके वहां 400 में से कितने मार्क्स आए, आपके 400 में से कितने भी मार्क्स आए हों आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, जनरल के लिए जो उसकी फीस है 600 है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 है। तो इस तरीके से गाइस ये हैं आपके इस टेस्ट के मार्क्स। तो गाइस प्लीज इसको जरूर भर लीजिएगा फॉर्म को, जिन लोगों को भी इस फॉर्म को भरना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यस, क्वेश्चन एक मुझसे किसी ने पूछा था कि यहाँ पर किस तरीके से कोर्स वर्क कराया जाएगा या किस तरीके से क्या चीजें रहेंगी। तो गाइज अगर आप इसको करते हैं
इस वाले को भरते हैं तो आपको यहाँ पर कोर्स वर्क करना ही पड़ेगा जाकर, और वो 6 मंथ का जो होता है वो अब कंपलसरी होता है। अगर कोई डिस्टेंस मोड में है या फिर आपने कोई इवनिंग क्लासेस में लिया है तो उसका जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं, और वो आपको वहां पे ही जाके चीज़ों को क्लियर थोड़ा करना पड़ेगा। या मैं और चीज़ें पता कर लेती हूँ, इस नोटिफिकेशन को और ठीक से एक बार देख लेती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कोर्स वर्क और इसका सबका भी इसमें दिया होगा, उस पर हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। सो ओके गाइज, ये था डिटेल में बीएचयू का नोटिफिकेशन। आई होप कि अभी सब आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपको बताती हूँ।